नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये भी एक फैशन हो गया है, लोन लिया तो लोन वेवर करो। ये उस बयान का हिस्सा है जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मुंबई में दिया। किसानों की कर्ज माफी फैशन हो गई है। मुंबई में यह बयान दिया है कि कहीं इससे प्रभावित होकर मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्ज माफी का अपना फैसला वापस न ले लें। किसानों की कर्ज माफी को फैशन कहने से पहले लगता है कि उन्हें यूपी चुनाव का ध्यान नहीं रहा, जब खुद प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हमारी सरकार बनी तो उसकी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों की कर्ज माफी होगी, छोटे किसानों की, और यह बाकायदा बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा भी था। भाजपा की सरकार बनते ही इन छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो इस फैशन की शुरुआत किसने की? वेंकैया नायडू को यह सुझाव चुनाव से पहले देना चाहिए था। यूपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को वे अब भी कह सकते हैं कि फैशन बंद कीजिए। यूपी में सरकार बनते ही योगी सरकार ने कर्ज माफी का सबसे बड़ा और पहला फैसला लिया था। महाराष्ट्र इंकार करता रहा, लेकिन किसान आंदोलनों ने मुख्यमंत्री फडणवीस को मजबूर कर दिया कि कर्ज माफी करें। पंजाब को ऐलान करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में जनता से वादा किया था। फिर कर्नाटक से खबर आई कि वहां भी फसली ऋण माफ करने का ऐलान हुआ। मध्य प्रदेश ने भी कर्ज माफी की एक योजना बनाकर 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। 9 साल पहले 2008 में यूपीए सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन दोनों में अंतर है। 2008 में केंद्र सरकार ने कर्ज माफी की थी, लेकिन इस बार राज्य सरकारें कर रही हैं। वित्त मंत्री जेटली ने कई बार कहा है कि कर्ज माफी सेंटर नहीं करेगी। सेंटर में एक हिसाब देखते हैं कि यूपीए के समय कितना ऐलान हुआ था और इस वक्त कितने करोड़ का ऐलान हुआ है। चारों तरफ जो मीडिया रिपोर्ट से मिलता है तो यूपी में 36,359 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र ने 30,000 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया है। कर्नाटक ने 8,165 करोड़ की फसली ऋण माफ करने का ऐलान किया है। पंजाब में 9,500 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान हुआ। अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया वो भी 4 साल में करेंगे। तेलंगाना ने 17,000 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश ने 22,000 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया है। तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल 5,780 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया था। 7 राज्यों का कुल योग बनता है करीब 1,40,304 करोड़ रुपया। 2008 में यूपीए ने 60,000 कर्ज माफी का ऐलान किया था। 2016 और 17 की कर्ज माफी का कुल योग है 1,40,000 करोड़। कहीं भी पूर्ण माफी नहीं हुई है। कहीं ऐलान हुआ है, कहीं होने के बाद आधा काम हुआ है, कहीं प्रक्रिया चल रही है और कहीं प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उससे कुछ लाभ भी नहीं लगता। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार तेलंगाना ने 17,000 करोड़ की कर्ज माफी का वादा पूरा कर दिया है। आंध्र प्रदेश ने 22,000 करोड़ की माफी का वादा किया था, मगर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार आधा ही पैसा बैंकों को दिया है। अलग अलग क्या क्या छपता है देखिए, टीवी में ये सब नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि किसानों पर कर्ज कितना है? सितंबर 2016 में राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री ने बताया था कि भारत के किसानों पर 30 सितंबर 2016 तक 12,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इनमें से 9,57,000 करोड़ का कर्जा व्यावसायिक बैंकों ने किसानों को दिया है। 12,60,000 करोड़ में से 7,75,000 करोड़ कर्जा फसलों के लिए लिया गया, जिसे फसली ऋण कहते हैं। तब पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा था कि सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी, रिजर्व बैंक को भी इससे आपत्ति है। 12,60,000 करोड़ का कर्जा है, आप जान चुके हैं। और 7 राज्यों में माफी का ऐलान जो हुआ है, जिसे हम फैशन कर रहे हैं, 1,40,000 करोड़, या कितना हुआ? 12%। क्या 12% कर्ज माफी का ऐलान फैशन है? अब सुनते हैं वेंकैया नायडू ने कहा क्या मुंबई में, वो ठीक से सुनते हैं। पैसा का जरूरत है तो उसको लोन लेंगे, बैंक भी लोन लेंगे। अभी एक फैशन हो गया आजकल, लोन लिया तो लोन वेवर करो। ये लोन किसका, पैसा किसका है? स्टेट बैंक में जो जमा है अरुंधति जी का मैडम का पैसा है क्या? आप लोगों का पैसा है। यहां माफ करे तो वहां पे करना पड़ेगा, तो माफ करना पड़ेगा एक्सट्रीम सिचुएशन में, मगर वो कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। You have to take care of the system and you have to make people, the farmers, they should get remunerative price. They should be taken care in distress. वेंकैया नायडू के बयान में 3-4 बिंदु हैं। पहला कि कर्ज माफी फैशन होता जा रहा है। दूसरा कि कर्ज माफी अंतिम समाधान नहीं है। यह कोई कहता भी नहीं है कि कर्ज माफी अंतिम समाधान है। तीसरा बिंदु यह है कि किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या क्या कदम उठाया जाए, तो इसकी समीक्षा उन्हें ही करनी चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है और सरकार ने कदम तो उठाए ही होंगे। चौथा बिंदु यह है कि कर्ज माफी एक्सट्रीम सिचुएशन में होनी चाहिए। ये एक्सट्रीम सिचुएशन
यानी चरम स्थिति, यानी अंतिम अवस्था क्या है। 22 जून को मध्य प्रदेश के 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज के दिन सागर के बसारी गांव के किसान गुलई कुर्मी पर 8 लाख रुपए का कर्जा था। 11 एकड़ जमीन के इस किसान के पास कर्ज के कारण खुदकुशी करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कर्ज चुकाते चुकाते गुलई कुर्मी की 5 एकड़ जमीन बिक गई। जो 7 एकड़ जमीन बची थी उस पर भी महाजन की नजर पड़ गई। जाहिर है किसान कर्ज से दबा हुआ था और अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा था। उस पर सेंट्रल बैंक से ट्रैक्टर लेने का लोन था जिसकी किश्त नहीं दे पा रहा था। गुलई की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उस पत्र को सुनकर आप समझ सकते हैं कि किसानों की जान कौन लोग ले रहा है। 3 बच्चों के पिता गुलई लिखते हैं कि शंकर बहुदेनिया महाराज ने धोखाधड़ी से बेनामी करा लियो, जमीन गिरवी रखी थी, ब्याज द्वारा रखी, हम इनका ब्याज देते रहे, हमेशा देते रहे, इनकी नीयत खराब होने लगी। हमको जे धमकी देने लगे, हम जमीन पर कब्जा कर लेंगे। 1 लाख रुपए लिए जिसमें से लिखा पढ़ी के पैसे काटे, 1 लाख में से काटे बाकी 2,50,000 रुपया पहुंचे, उनको दिया मतलब 1 लाख। इनका हमारा हिसाब हो चुका था, फिर भी जे हमसे और पैसा मांग रहे हैं, जान मारने की धमकी देने को तैयार हैं। शंकर पिता परशुराम शंकर ने अपनी पत्नी के नाम से लिखा पढ़ी करी थी। शंकर महाराज पत्नी का नाम कमलाबाई है। धन्नालाल जान से मारने की धमकी देने को तैयार हैं, हमें किसी भी प्रकार से फंसा देंगे। सूदखोर, ये किसान लिखकर ने आत्महत्या की है उन्होंने। सूदखोर 20 से 24% तक का ब्याज वसूल लेते हैं। किसानों को जरूरत का सारा पैसा बैंकों से नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में 15 दिन में 20 किसानों ने खुदकुशी की है। 13 जून को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में सिर्फ 4 किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि पुलिस की गोली से किसान नहीं मरे, फिर 3 दिन बाद माना कि पुलिस की गोली से मरे हैं। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने जो हलफनामा दिया है उसमें बताया गया कि 2015 में मध्य प्रदेश में 581 किसानों ने आत्महत्या की। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इन किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं की है, बल्कि यही लिखा है कि खेती में संकट के कारण तनाव है और सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमने मंगलवार के प्राइम टाइम में मध्य प्रदेश से अपने सहयोगी अनुराग द्वारी से पूछा था कि इन महाजनों के पीछे जरूर कोई राजनीतिक ताकत होती होगी। इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए कि किसान किन महाजनों से 20 से 24% का ब्याज ले रहे हैं और वो क्या करते हैं किसानों के साथ, उनकी शर्तें क्या हैं और कौन लोग हैं। किसान बैंक से परेशान है या इन महाजनों के चंगुल से। बुधनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीहोर जिले की एक तहसील का नाम है। यहाँ 22 जून यानी आज सुबह ही 55 साल के शत्रुघ्न मीणा ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग होशंगाबाद के निजी अस्पताल भी ले गए मगर शत्रुघ्न ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों के अनुसार शत्रुघ्न पर 10 लाख का कर्ज था। अपने खेत में बिजली का स्थायी कनेक्शन लेने के लिए वे तहसील पहुंचे। आज ही 22 जून को पता चला कि जिस 7 एकड़ जमीन को वो अपना मान रहे हैं उनके नाम ही नहीं है। बस वहां से लौटे, उनका हौसला टूट गया, सल्फास खा ली और आत्महत्या कर ली। बेटे का आरोप है कि बीजेपी के स्थानीय नेता अर्जुन मालवीय उनकी जमीन हड़प चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने माना कि अर्जुन मालवीय पार्टी के नेता हैं, मगर आरोप की जांच होनी चाहिए। वैसे हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने अर्जुन मालवीय से उनका पक्ष लिया, फोन से ही लिया मगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, जो हम आपको दिखाएंगे दोनों की बाइट। निश्चित रूप से अर्जुन मालवीय हमारे मंडल के महामंत्री, हमारे अच्छे और समझदार कार्यकर्ता हैं, अनुशासन वाले कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो मामला आरोप के आ रहा है उसमें आरोप में इसलिए हम थोड़ा सा तथ्यों में जाना चाहेंगे, कानून के जानकारी में जाना चाहेंगे, क्योंकि जो मृतक है उसका भाई कांग्रेस परिवार से है और कांग्रेस लगातार इस मध्य प्रदेश में साजिश कर रही भाजपा के खिलाफ कुछ ना कुछ तथ्य लगा के। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी अभी हमको जानकारी और निकालना पड़ेगी और कानून अपना काम करेगा और जो भी होगा सामने आएगा। उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि आपने उनकी जमीन रख ली, इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, ना मैंने उसकी कोई जमीन खरीदी है ना कोई ऐसा कुछ। ठीक है अर्जुन जी। वो ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के हैं, रसूख वाले हैं, इसलिए भी आपका वहाँ पर वर्चस्व है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, जनरल किसान हूँ। अच्छा, मेरे गांव का किसान है, वो पड़ोसी है, मेरा पारिवारिक संबंध है उससे मेरे। अच्छा, मेरा ऐसा कोई लेन देन कुछ नहीं है उससे। अगर ऐसा है कि उन्होंने कर्ज दिया और उनकी जमीन कब्जा की तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस आरोप की जांच करना। मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो आसानी से पता कर सकते हैं कि शत्रुघ्न मीणा की जमीन किसी ने अपने नाम की है या नहीं। तहसीलदार के कार्यालय से क्यों कहा गया कि ये जमीन उसके नाम नहीं है। ये तहसील कार्यालय में कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी भी जांच कर सकते हैं। प्रवक्ता का यह बयान अजीब है कि अर्जुन मालवीय बीजेपी नेता हैं
लेकिन उनके भाई कांग्रेसी हैं तो तथ्यों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने बीजेपी वाले भाई से कोई साजिश ना करा रहे हो। तो अब देखिए अजीब अजीब तर्क हैं। पंजाब के तरन तारण से ये जांच हो जानी चाहिए ताकि ये आरोप हट जाए। पंजाब के तरन तारण में भी 2 किसानों ने 22 जून को खुदकुशी की है। तरन तारण के कोटा सिवाय के किसान जोगिंदर सिंह और खडूर साहिब के पड़ते गांव आलोवाल के किसान दलबीर सिंह ने खुदकुशी की है। जोगिंदर सिंह पर 7 लाख का कर्ज था, इसमें 5 लाख कर्ज बैंक का था, 2 लाख आड़ती से लिए और 2.5 एकड़ जमीन थी उनकी। दलबीर सिंह ने भी रात को सोते वक्त जहर पी लिया। दलबीर सिंह ने 4 आड़ती से लिए थे पैसे, 2 लाख जलंधर के दूसरे आड़तियों से, 1 लाख बैंक का कर्जा था, तो 4 एकड़ जमीन थी। 60 साल की उम्र में कोई किसान आत्महत्या कर रहा है तो इसका मतलब है कि किसान एक्सट्रीम सिचुएशन में है। कर्ज का डिटेल इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि किसान कहां कहां से कर्ज ले रहा है, कितने ब्याज पर, माफी कितने की हो रही है, 1 लाख या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। वो भी ऐलान ही हुआ है। 22 जून को 4 किसानों ने आत्महत्या की है। शिवसेना ने वेंकैया नायडू के बयान की आलोचना की है। निखिल पांडे हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के रैलो गांव के एक किसान से बात की। 35 साल से खेती कर रहे हैं, अब कहने लगे हैं कि हर साल कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, लागत बढ़ रही है और जो लागत है उसके हिसाब से दाम नहीं मिल रहा। परिवार में 5 लोग हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, सबकी शादी होनी है लेकिन शादी करने के पैसे नहीं। अब खेती छोड़ने का विचार कर रहा हूं। कहते हैं खेती करूंगा तो खेत ही किसान को खा जाएगी और किसान क्या खेती से खाएगा। 6 बीघा के जोतदार हैं पर 4 लाख का कर्जा है। पिछले साल लुधियाना के साहिबान गांव के जसविंदर सिंह ने अपने 5 साल के बेटे को सीने से लगाया और नहर में कूदकर जान दे दी। क्या यह आसान रहा होगा, अपने बेटे को लगाकर सीने से नहर में कूदना? जसविंदर पर 10 लाख का बैंक लोन था, 1.5 एकड़ की जमीन थी। क्या ये एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है? क्या अगर इसे हम एक्सट्रीम सिचुएशन मानते हैं तो ऐसे किसानों के 10 लाख लोन सरकार माफ करने जा रही है? कहीं भी 1 लाख या 2 लाख से ज्यादा का लोन माफ नहीं है। उसमें भी शर्त है कि 4 एकड़ या 2 एकड़ से ज्यादा वालों का माफ नहीं होगा। तो फिर ये फैशन कैसे हो गया? कई साल पहले, अभी आप जो देख रहे हैं, मैंने रवीश की रिपोर्ट में भिवानी से एक स्टोरी की थी कि वहां कई अस्पताल मिले जिनके बाहर लिखा था कि जहर खाए मरीजों का अस्पताल। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा था। आज भी मैंने भिवानी से अपने सहयोगियों से चेक किया तो उन अस्पतालों की तस्वीर मंगाई। ये अस्पताल मौजूद हैं। एक अस्पताल के बाहर तो स्प्रे भी लिखा है, जहर भी लिखा है, सल्फास भी लिखा है। इस तरह के अस्पताल आपको दिल्ली मुंबई में नहीं दिखेंगे। सल्फास खाने के निश्चित रूप से अलग अलग कारण हैं, लेकिन डॉक्टर ऑफ रिकॉर्ड में कहते हैं कि आर्थिक संकट भी है खेती का जो है उसकी वजह से। तो भारत का किसान जान भी देता है और लाज भी बचा लेता है। 2015 के राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में खेती के सेक्टर में अब तरह तरह से कॉलम बदल रहे हैं। 162 लोगों ने आत्महत्या की और 28 किसानों ने आत्महत्या की। ठीक है कि भारत की राजनीति को भरोसा है कि वो किसानों को धर्म और जाति में बांट देगी और चुनाव के वक्त किसान खुशी खुशी बट भी जाते हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि आत्महत्याएं हो रही हैं। तेलंगाना में हर दिन 6 किसान आत्महत्या करते हैं। इसी साल 3 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि खेती के सेक्टर में हर साल 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। एक साल में 12,000 किसानों का आत्महत्या करना क्या एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है? अब आते हैं राजस्थान की एक खबर पर। गरीब के साथ सरकार ही अच्छा मजाक कर सकती है। दीवार पर लिखा हुआ है कि मैं गरीब परिवार से हूं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत राशन लेता हूं। लाभार्थी का नाम है राजबाई पुत्र प्रभुदयाल, BPL नंबर 6419411। सरकार कहती है कि कई लोग ऐसे इस योजना में शामिल हो गए थे जो BPL के हकदार नहीं थे, इसलिए लिखा गया है। दौसा जिले के इस गांव में अगर आप आए और कुछ घरों पर इस तरह से लिखा देखें तो आपके मन को ठेस पहुंचेगी कि नहीं? ठीक, आप दिल्ली मुंबई में रहने वाले हैं, बात सही है, लेकिन कुछ दशक पहले आपके घर के लोग भी राशन का सामान लेते थे। सोचिए उस वक्त सरकार आपके घर के बाहर लिखवा देती कि आप अमीर हैं लेकिन आप राशन कार्ड लेते हैं। सरकार अपने रिकॉर्ड में हिसाब रखे जरूर। गरीब के बाहर के घर के बाहर क्यों लिखा गया है कि मैं गरीब परिवार से हूं और राशन लेता हूं? हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने बताया कि दौसा जिले में 52,164 परिवार BPL से हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। सरकार ने 1.5 लाख से अधिक घरों के बाहर वहां के प्रशासन ने दीवारों पर मैं गरीब परिवार से हूं ऐसा लिखवा दिया है। 15 किलो गेहूं का चक्कर में दीवार पर खराब कर दी तो सरकार ने लिखा दिया, तो फिर शर्मता नहीं की। 15 किलो गेहूं मिले थे यहाँ खातरी दीवार पे लिखा थे, यहाँ को देखे कहाँ लिखवा लिया भाई, सरकार लिखवा दी। मैं शर्म चिरावत। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा लिखना दीवार फिल्म के उस सीन की तरह है जिसमें किरदार विजय के हाथ पर लिख दिया गया था कि मेरा बाप चोर है।
उस तरह का मामला तो नहीं लगता। फिर भी गरीब के घर के बाहर गरीब लिखते वक्त इतना तो सोचना चाहिए कि उसकी भी कुछ मान मर्यादा होती है, उसका स्वाभिमान होता है। एक चीज समझ लेनी चाहिए कि सब्सिडी खैरात नहीं है, ना ही भीख है, बल्कि यह अधिकार है जिसे देते समय बाकायदा सरकारें संसद में कानून बनाती हैं, मंत्रिमंडल में बैठकर फैसला लेती हैं। राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को जब आधार से जोड़ ही दिया गया है, तब दीवार पर लिखने की क्या जरूरत है कि मैं गरीब हूं और राशन लेता हूं। फिर आधार को बंद कर दीवार पर ही लिखना चाहिए कि मैं गरीब हूं और राशन लेता हूं। जरूर इसमें कोई घोटाले का भी आइडिया होगा। यह रिपोर्ट जो आप अपने स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं 2010 की है, हमारी पूर्व सहयोगी रुबीना खान शापू ने की थी। दीवार है मध्य प्रदेश की, यहां के गोपालगंज के गांव में परिवार वालों की मंजूरी के बगैर दीवार पर गरीब लिख दिया गया था। तब भीखम ने रुबीना खान शापू से कहा था कि अपने घर के बाहर इस तरह से लिखा देख पीड़ा होती है कि मैं गरीब हूं और बीपीएल नंबर। अब सबको पता चल गया कि हम गरीब हैं, बेटी की शादी होने में मुश्किल आएगी। जब मीडिया में बात आई तो प्रशासन ने इसे मिटा दिया, मगर अनुसूचित जनजाति के लोग इस बात से काफी नाराज हुए क्योंकि उनके साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। तब 2009 के एक साल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उन्होंने शिकायत भी की कि इस तरह की निशानदेही से उनका अपमान होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मगर 2008 में हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी राज्य सरकार ने फैसला लिया कि बीपीएल परिवारों की दीवारों पर बीपीएल नंबर लिख दिए जाएंगे, पेंट होगा। उस समय भी खूब विवाद हुआ। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री ने हर्षा कुमारी सिंह से कहा है कि पिछले कांग्रेस सरकार का ये 2009 का आदेश था, उसी के तहत लिखा गया है। कमाल है, 2013 से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ये चौथा साल है और 2009 का आदेश लागू हो रहा है। गनीमत है, मंत्री जी भी मानते हैं कि यह सही नहीं है और अगर ऐसा लिखा गया है तो हटवाया जाएगा। वैसे भी सरकार के पास अगर यही दलील है कि अमीर या जो गरीब नहीं है वो बीपीएल की योजना का लाभ ले लेते हैं, तो उनके घरों की दीवार पर लिखवा देना चाहिए कि मैं अमीर हूं और बीपीएल की योजना का लाभ लेता हूं। क्या कर्ज माफी फैशन है? हम बात करेंगे देवेंद्र शर्मा से, कुछ इस सेगमेंट में, कुछ अगले सेगमेंट में। देवेंद्र जी, हम जो जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो बार बार कहा जाता है कि कर्ज माफी अंतिम समाधान नहीं है, ये कौन कहता है कि कर्ज माफी अंतिम समाधान है? क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो कहता है कि ये फाइनल सॉल्यूशन है कर्ज माफी, और ये क्या आपको लगता है कि ये फैशन हो चुका है? ये बहुत दुर्भाग्य है जो आज वेंकैया नायडू साहब ने कहा कि कर्ज माफी एक फैशन बन चुका है। और ये अगर फैशन बना है तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूं, तकरीबन 7-8 सालों से हर साल हम कॉरपोरेट का जो कर्जा है माफ करते हैं। कभी उनको नहीं कहा गया कि ये उनका जो ये है जो कर्जा माफ हो रहा है उनके लिए वो एक फैशन बन चुका है। लेकिन जब भी गरीब की बात होती है या किसान की बात होती है तो सरकार को लगता है या देश को लगता है कि ये बोझ हो गया है देश के ऊपर। किसान जो है वो देश के ऊपर बोझ हो चुका है और जिसको इतना जल्दी उतारने की कोशिश की जा रही है कि वो चाहे मरे चाहे खेती छोड़े, जो भी हो उनके साथ किसी को फिक्र नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं रवीश जी कि पिछले 5 सालों से स्टडीज बताती हैं, आंकड़े बताते हैं हमें कि किसान को नुकसान हुआ है अधिकतर फसलों में। अधिकतर फसलों में एमएसपी के माध्यम से भी और बाजार के माध्यम से भी देखा जाए तो किसानों को नुकसान हुआ है। 5 साल से किसान कम से कम जो है वो नुकसान भुगतते आ रहे हैं, जिसमें पैडी भी है, शुगर केन भी है। हम जानते हैं इस साल दालों का क्या हाल हुआ है, प्याज, टमाटर और आलू, जो भी आप फसल ले लें उसमें किसानों को नुकसान होना पड़ा। मैं इसलिए कहता हूं कि फार्मर डज नॉट ओनली कल्टीवेट क्रॉप्स, ही ऑल्सो कल्टीवेट्स लॉसेस। और यही होता आया है पिछले 5 साल से कि वो लॉसेस को कल्टीवेट करता आया है। अगर आज कर्जा इतना जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि इतना कर्जा उसके सामने बढ़ गया है आज कि वो कर्जा इस टाइम किसी को भी, कोई भी अगर उसकी जगह पे हो, उसका कर्जा वो उतारना पड़ेगा। और अगर आज देश सोचता है कि ये कर्जा उसके लिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ये गलत बात है, क्योंकि उन किसानों ने अपना पेट काटकर देश को सस्ता अनाज दिया है। और आज देश की जरूरत है, देश को खड़े होना चाहिए, उन किसानों की मदद करें जिन्होंने अपना पेट काटकर देश के सामने इतनी बड़ी कुर्बानी की है इतने सालों से। और इसको कहते हैं हम कि ये फैशन हो चुका है। इससे क्या बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है? सवाल मैं जानना चाहता हूं, अगर आप ये देखें सारी जो जितना आज तक लोन माफ किया गया है अभी तक देखें रवीश जी, 4 राज्यों में जो लोन माफी की बात की गई है या उन्होंने बताया है वो मात्र 84,000 करोड़ रुपए है। 84,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक कंपनी भारत भूषण स्टील जो है उसका जो लोन राइट ऑफ करने के लिए गया हुआ है वो भी 80,000 करोड़ रुपए है। और ये देखिए यहां 15
करोड़ लोगों को फायदा होने जा रहा है इसमें। ये 84,000 से 15 करोड़ किसान जो हैं वो कम से कम उनको फायदा होगा। और यहां पर अगर हम देखें कॉर्पोरेट्स में, तो आपने देखा ये अभी 12 कंपनियों के खिलाफ बात जो हो रही है सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के खिलाफ जो करना है, उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 12 कंपनियों का है। तो उसमें तो कोई हम फैशन की बात नहीं करते हैं, लेकिन जहां 15 करोड़ किसानों को फायदा होना होता है वहां हम कहते हैं कि यह फैशन हो चुका है। यह कहीं हमारी मानसिकता में प्रॉब्लम है, एज ए पॉलिसी मेकर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि गरीब का राइट ऑफ किया जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। लेकिन जब कॉर्पोरेट्स का राइट ऑफ किया गया तो मैंने आज तक कभी फिस्कल डेफिसिट की बात होती नहीं सुनी है। और कितना बड़े लोन की हम बात करें, तकरीबन 15 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो अंडर स्ट्रेस है, जिसमें से 7 लाख करोड़ रुपए तकरीबन जो है वो राइट ऑफ के लेवल पर है, जिसको राइट ऑफ करने की बात हो रही है। और वो 15 लोगों की बात हो रही है। और यहां पर देश में अगर हम 3 लाख भी करोड़, जैसा कई लोगों ने कहा है कि अगले 2 साल में 3 लाख करोड़ हो जाएगा, तो उसमें 32 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 3 लाख करोड़ रुपए में क्या हो जाएगा, जबकि सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर का ही अगर हम देख लें, अभी जो बात हो रही है 4 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ या उसको रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। किसी ने उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने फैशन की बात नहीं की है। और किसानों का अगर 32 करोड़ लोगों को अगले 2 साल में 2019 तक फायदा होता है, तो मुझे नहीं समझ आता कि मिडिल क्लास को या शहर के लोगों को उसमें नाराजगी नहीं बल्कि खुश होना चाहिए कि हमने कम से कम अपना शेयर जो है, जो किसानों ने आपका पेट काट के आपको आज तक फीड किया है या आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद की है, वो उनका भी दायित्व बनता है जो वो पे बैक कर रहे हैं। देवेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि बहुत से लोग ये समझना चाहते हैं और वो कहते हैं कि एक बार आप लोन माफ करें तो कोई बैंक किसानों को लोन नहीं देगा और फिर किसान कभी लोन नहीं चुकाएंगे। क्या अब इस पे आपके पास कोई जानकारी है जिसके जो ऐसा सोचते हैं उन्हें कोई जवाब मिल सके कि हमारा किसान लोन लेता है तो वो लोन नहीं देना चाहता है, वो लोन जिस तरह से उसका जो छुपाने का वो इंतजार करता है कि कोई चुनाव आएगा तो वो लोन उसका माफ हो जाएगा, इसलिए लोन नहीं देते हैं। क्या इसके बारे में उनके लोन चुकाने की क्षमता या प्रदर्शन पे को लेकर कोई आंकड़ा है आपके पास? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां भी मैं जाता हूं देश में, वहां पर किसान ये कहते हैं कि हमारा लोन मत माफ करो, लेकिन हमें अपनी फसल का दाम दे दो। वो तो लोन नहीं चाहते माफ करना, और वो हर बार ये भी कहते हैं कि इतना कॉर्पोरेट्स का लोन क्यों माफ किया जाता है, वो भी ये बात को जानते हैं। मैं पहले एक बात आपसे थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अभी जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की थी जिसने ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट को स्टडी किया था, उनकी जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का जो अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें 70% कॉर्पोरेट्स का है, सिर्फ 1% जो है वो किसानों का है। अब देखिए 1% किसानों का, और वो भी उनके हालात के बाहर होता है, क्योंकि मौसम आप जानते हैं, कभी सूखा कभी बारिश, ये सब उसको झेलना पड़ता है, और भी कीड़े और ये सब प्रॉब्लम जो उसके हाथ में नहीं है, उसको करने के बावजूद भी उसका 1% सिर्फ डिफॉल्ट है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन ये सोचना कि भाई किसान चाहता है कर्जा माफी हो, ये बिल्कुल गलत धारणा है। किसान को उसका दाम दे दीजिए। अब दाम कैसे बनाया जाता है ये हमें समझने की जरूरत है। हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करता है, यानी जो उसने खर्चा किया है किसान को मिल जाता है। तो किसान ने अपने बच्चे भी पालने हैं, उनको पढ़ाना भी है, उनकी शादियां भी करनी है, हॉस्पिटल के खर्चे भी हैं। आज ये सिचुएशन है रवीश जी कि एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि हमारे देश में 70% किसान जो हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से जमीन कम है, 1 हेक्टेयर से कम जमीन है उनके हाथ में, और वो सब के सब जो है वो उनका जो खर्चा है वो उनकी आमदनी से ज्यादा है। तो वो तो उनको तो कर्जे पे कर्जा, क्योंकि हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि प्राइसेस को हमने कम रखा हुआ है, उसको फ्रीज किया हुआ है। जो बीच वाले छोटे किसान रह गए, जो कम से कम अगर हम गिने 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में, उनका भी अगर देख ले तो कम से कम उनका 15% 20% जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो कमा पाते हैं अपनी उसके जो उन्होंने लिया है एक्सपेंडिचर्स, मतलब उनका कम होता है इतना। लेकिन वहां पर भी हम देखें तो 80 या 83% जो छोटे किसान है हमारे, क्योंकि हमने दाम इतने कम रखे हुए हैं, और मैंने कई बार कहा कि दाम 45 साल में 19 गुना बढ़े हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं का। लेकिन सरकारी मुलाजमों की जो तनख्वाह है या सैलरी है वो इसी पीरियड में 45 सालों में 1970 और 2015 के बीच में 120 से 150 गुना बढ़ी है।
कॉलेज के प्रोफेसरों की सैलरी सिर्फ बेसिक पे और डीए 150 से 170 गुना बड़ा है, और किसान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मात्र 19 गुना बड़ा है गेहूं के उसमें देखें तो किसान की तो इनकम जो है वो फ्रीज की जा चुकी है। और मैं ये जानता हूं, आप भी मानेंगे, अगर सरकारी मुलाजमों की भी इनकम 5वें वेतन आयोग पे फ्रीज कर दी गई होती तो बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर चुके होते और नौकरी छोड़ भी चुके होते। कहने का मतलब यह है कि हम डेलिबरेटली किसान को या खेती को डेलिबरेटली वी आर कीपिंग देम इम्पोवरिश्ड, वी आर किलिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि सारी पॉलिसीज ये है कि इनको खेती से बाहर निकालना है। यही सरकार नहीं, पिछली सरकारें भी करती आई हैं। इनको खेती से निकालना है और सस्ते मजदूर चाहिए, चीपर लेबर चाहिए, दिहाड़ी मजदूर चाहिए शहरों में। उसके लिए ये सारा कोशिश, क्योंकि रिफॉर्म्स जो हैं वो चीपर लेबर की उसकी जरूरत है। तो बेसिकली टू कीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अलाइव हम लोग एग्रीकल्चर को मार रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तो ये हमें नहीं समझ आता कि किसान क्यों मर रहा है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, किसान क्यों अपना कर्जे माफी की बात कर रहा है। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का जो उदाहरण दिया उसमें जो सूदखोर हैं, महाजन हैं, उनका भी रोल है, जो मनी लेंडर हैं। तो ये मनी लेंडर 20% कहीं 24% सुनने को मिलता है। इनकी शर्तें क्या होती हैं ये तो कहीं बात सामने आती नहीं है। ये जमीन कब्जा लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बैंक से जो सरकार ने बताया है कि 30 सितंबर 2016 तक 12,60,000 करोड़ का कर्जा है किसानों पर, उनमें से 9,57,000 करोड़ का कर्जा कमर्शियल बैंकों ने किसानों को दिया है। तो 3 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो जरूर बैंक के अलावा आता होगा, हो सकता है इसमें कोऑपरेटिव बैंक हो, ये हो। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये आंकड़ा पर्याप्त है ये समझने के लिए कि किसान मनी लेंडर से उतना परेशान नहीं है। अभी जो सबसे लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, जो 2015 तक की सुसाइड का आंकलन करता है या 2015 की सुसाइड का आंकलन करता है, उसका यह कहना है कि 80% जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो बैंक लोन के करके हो रही हैं। ये बड़ा, हम नॉर्मली कहते हैं कि जो मनी लेंडर्स के लोन हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये 2015 की रिपोर्ट कहती है कि 80% जो सुसाइड्स हैं वो बैंक लोन के करके हो रही है। ये हमें पहले एक तो बात ये स्पष्ट मैं कर दूं। दूसरी बात है कि टोटल देश का जो आपने कहा 12,60,000 करोड़ रुपए कर्जा है किसानों के ऊपर, उसमें से तकरीबन 44% ये माना जाता है कि वो जो है वो आड़तियों से या मनी लेंडर से आता है, और अधिकतर जो बाकी रह गया है वो बैंकिंग सिस्टम से आता है या कोऑपरेटिव बैंक से, उनसे आता है। एक इसमें 2 प्लेयर और हैं जिनकी बात नहीं होती है कभी भी। एक, वो दोनों ऑर्गेनाइज्ड हैं। मनी लेंडर तो हम मान के चलते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड है और वो जो भी करता है वो सबके सामने है कि बहुत किसान को एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी होती है रवीश जी, ये 11-12 कंपनियां हैं। अब देखिए बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, और इनके अगर आप देखो स्टॉक्स इनके हर एक चीज के बढ़ते जाते हैं, किसानों की आत्महत्या भी बढ़ती जाती है। अब जब ये ट्रैक्टर का लोन फाइनेंस करती हैं तो ये तकरीबन 14 से लेकर 18% के बीच में ट्रैक्टर का लोन फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, नया ट्रैक्टर जो लेते हैं। जब मर्सिडीज कार की हम बात करते हैं फाइनेंस के लिए तो 6% पे लोन उसमें दिया जाता है। और दूसरा, जब ये सेकंड हैंड ट्रैक्टर जब ये फाइनेंस करती हैं ये कंपनियां, तो आपको हैरानगी होगी 24 से 27% ये रेट चार्ज करती हैं। अभी इसकी कोई बात नहीं होती है। मनी लेंडर को तो हम बदनाम करते ही हैं, आड़तिया तो काम पे आता है उनके, लेकिन ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का जो रोल है ये भी हमें बहुत समझने की जरूरत है। बैंक खुद लोन देना नहीं चाहते, वो नॉन बैंकिंग की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। आज मैंने दूसरी बात है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी होते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट देख लें तो उनकी जो एवरेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 20 और 24 के बीच में आता है। ये और 20 और 24 के बीच में आता है। देवेंद्र जी, कारण है कि किसान के ऊपर चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो। जी, मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन आप दर्शक समझ भी रहे हैं कि गाय बकरी पे चर्चा नहीं होने से कितनी महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसान जो ट्रैक्टर खरीदता है, नया खरीदता है तो भी 12 से 14% का उसको ब्याज देना पड़ता है, मर्सिडीज से ज्यादा, और पुराना खरीदता है तो 20%। ये कौन से हिसाब से, ये कहां पढ़ाया जाता है, हार्वर्ड में या हरियाणा में? ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इन्हीं कर्ज के तमाम पहलुओं के बारे में देवेंद्र शर्मा से। देवेंद्र जी, एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि कई सरकारें, अब मंत्री लोग बहुत मुखर होकर बोलने लगे हैं कि किसान खेती के कर्ज के कारण सुसाइड नहीं कर रहा है।
वो या तो शराब पीता है या अन्य कारणों से वो सुसाइड कर रहा है। लेकिन जब वो चिट्ठी लिखता है तो लिखता है कि महाजन जमीन पे कब्जा कर रहा है या 8 लाख 10 लाख का कर्जा है। मैं इस पे जानना चाहता हूं कि ये क्या बदलाव है, इसमें क्या सच्चाई है। ये 12,000 किसान मर रहे हैं खेती के कारण या शराब या अन्य कारणों से? आपने अपने शुरुआत में अपने के बात पैकेज में कहा था कि एक किसान पंजाब का जिसने 10 लाख का कर्जा था, उसने अपने 5 साल के बच्चे को पहले तो छाती से बांधा और फिर वो नहर में कूदा और लिख के ये मैसेज छोड़ गया कि मुझे ये मालूम है कि मेरा बेटा अपनी सारी जिंदगी में ये 10 लाख कर्जा नहीं उतार सकेगा। आप देखिए ये कितना बड़ा एक मैसेज था जो आपने बताया अपने शुरुआत के जो आपने अपने वक्तव्य में। और दूसरा मैं बताऊं कि अभी महाराष्ट्र में एक लड़की ने आत्महत्या की है, अपने ही घर के कुएं में जंप कर गई और उसने इस चिट्ठी में ये लिखा है कि मेरे पिता पिछले 3 साल की फसलें फेल होने के बाद उनके ऊपर इतना कर्जा है और वो मेरी शादी के लिए और कर्जा ले रहे हैं। मैं जानती हूं कि वो कर्जा जिंदगी भर में नहीं निकाल सकेंगे, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। कहने का मतलब यह है कि हमने सिवाय इसको मजाक बनाने के या जैसा कहा गया कि भाई ये फैशन बन गया ये कहने के, हमने कभी किसानों की जो हालात हैं उसको समझने की कभी कोशिश नहीं की है। शराब पीना या ये कहना कि शादियों में बहुत ही पैसा खर्च करता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं रवीश जी कि जिस आदमी की 5 साल में कोई अपनी खेती से कोई आमदनी ही नहीं हुई है, वो अगर शराब भी पीना चाहे या अपनी बेटी की शादी भी करना चाहे तो मुझे बताइए वो कैसे करेगा? वो आपसे पकड़ेगा पैसे या कर्जा लेगा बैंक से नहीं तो साहूकार से लेगा। वो कुछ ना कुछ तो करेगा और उसको यूज करेगा। अगर वो इसको करता है तो सब कहते हैं कि भाई शादी वो जो है उस पर खर्चा कर रहा है। अफसोस ये है कि हम ये जानना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते कि हमारे करके वो किसान जो है आज इस मजबूरी में है, क्योंकि हम उसको जो उसका हक बनता है वो उसको नहीं दे रहे हैं। हमने एक अध्ययन किया रवीश जी, हमारा ये अध्ययन कहता है कि हम हर साल किसानों को देश में जो उनका हक बनता है इनकम का 12,80,000 करोड़ रुपया उनका हक बनता है हर साल, जो हम उनको वंचित रखते हैं या जिसको कहते हैं हिंदी में कि चूना लगाया जाता है किसानों को। 12,80,000 करोड़ रुपए का ये हमने एक टीम बैठाई इकोनॉमिस्ट की और एक्सपर्ट्स की, 3 हम उसमें वर्कशॉप कर चुके हैं। और बताइए जब 12,80,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब से निकाला गया हो या उसको हक ना दिया गया हो तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अफसोस यह है कि हम ये चीजों में सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि हम ये कि किसान कुछ काम नहीं करते हैं। पंजाब का मैं आपको उदाहरण देता हूं। पंजाब के 98% एश्योर्ड इरिगेशन है। दुनिया में एक स्टडी कहती है पंजाब की सीरियल क्रॉप्स में, यानी गेहूं धान मेज मिला लें तो सीरियल क्रॉप्स में दुनिया में सबसे टॉप पर है वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे, पैदावार में। अब मुझे बताइए अगर वो निठल्ला है, कोई काम नहीं करता या उसका लव अफेयर है जिसके करके वो अपना समय व्यर्थ करता है, तो ये दुनिया में पंजाब टॉप पे कैसे आ गया? अगर आज पंजाब टॉप पे है तो हमें इस पर गर्व करना चाहिए कि हमारे किसानों ने इतना बढ़िया काम किया है कि वो दुनिया में टॉप कर रहे हैं आज प्रोडक्टिविटी के ऊपर। और ये अफसोस नहीं हम जानना चाहते कि ये नहीं जानना चाहते और इस पे हम अफसोस नहीं जताते कि इतना कुछ होने के बावजूद भी 3, 4, 5 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं पंजाब में। पंजाब अब एक हॉटस्पॉट बन गया है फार्मर सुसाइड्स का। और कल हमने एक रिपोर्ट देखी है पंजाबी यूनिवर्सिटी की कि हर तीसरा किसान जो है बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं राज्य में है जिसमें पहले कहा कि एक सेकंड रोकना चाहता हूं। इरिगेशन 98% है और कहीं दुनिया में 98% नहीं है इरिगेशन। ठीक है, अमेरिका में सिर्फ 12% एश्योर्ड इरिगेशन है। मैं रोकना चाहता हूं आपको। अगर ये लेवल है और लोग जब बोलते हैं तो मुझे इतना दुख होता है कि शायद इनको मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है। हरीश दामोदरन जो बहुत अच्छा लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने लिखा है कि किसान जो है, उन्होंने पूरा एक चार्ट देके बताया है कि कैसे एमएसपी में 2-3 फसलों में ही एमएसपी दी जाती है। एमएसपी मतलब लागत से ज्यादा थोड़ा निकाल कर, बाकी सब में एमएसपी जो है उसके लागत के बराबर ही रहती है, थोड़ी अधिक होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार पिछले साल खूब लोगों ने दलहन की खेती कर दी, पैदावार ज्यादा हो गया, प्राइस क्रैश कर गया, तो अब लोग वापस कपास की तरफ लौटे हैं और खूब कपास की खेती कर रहे हैं। दलहन के क्या एरिया कम हो गया है और वो अब ज्यादा उत्पादन होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हम इतना सुनते हैं कि सैटेलाइट इमेज ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, क्या किसानों को रियल समय में नहीं बताया जा सकता कि उत्पादन जो है वो ज्यादा हो चुका है बुआई कपास की, तो अब आप अपने एरिया में या आप लोग अब और ना बोएं वरना दाम क्रैश करेगा या और आपको घाटा हो सकता है। तो ये जो प्राइस क्रैश हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं?
रवीश, ऑडियो प्रॉब्लम है तो मैं पूरा समझ नहीं पाया कि क्या सवाल था, और बहुत धीमी गति में मेरे पास आवाज आई। लेकिन मैं, अगर आप उस पत्रकार हमारे दामोदरन साहब की बात कर रहे हैं, मैं उनका बहुत प्रशंसक भी हूं और देखता हूं उनके राइटअप्स, पर अगर मुझे थोड़ा समझ आ गया, मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत नहीं चला गया हूं। ये अक्सर कहा जाता है कि भाई हमारे देश के जो प्लानर्स हैं, ये भी प्लानर्स भी कहते हैं, नीति आयोग भी कहता है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अगर मैं ठीक आपका सवाल समझा हूं तो नहीं, प्राइस क्रैश के बारे में पूछा रवीश जी। हाँ। मैंने आपको एक उदाहरण तो अभी दिया कि ये जो ज्यादा बो देने से प्राइस क्रैश हो जाता है, तो इसका कोई उपाय नहीं है? जो दाम में ज्यादा उत्पादन हो गया तो दाम गिर गया, संक्षेप में। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस साल हमने देखा है कि बम्पर क्रॉप हुई है, और बम्पर क्रॉप के होने पर ही क्राइसिस हुआ। जो उनको हिट किया है वो ये है कि भाई प्राइसेस क्रैश कर गए हैं। हाँ। यही एक कारण था कि हमारे जो नीति निर्धारक थे, जब हरित क्रांति की शुरुआत होनी थी रवीश जी, हाँ। तब उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गठन किया था। हाँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गठन का मतलब ये था कि अगर जब प्राइसेस क्रैश करेंगे, पैदावार बढ़ेगी तो प्राइसेस क्रैश करेंगे, और जब प्राइसेस क्रैश करेंगे मुझे तो रोकना पड़ेगा, समय नहीं है इसमें, क्योंकि वो राष्ट्रपति चुनाव अब समय नहीं है। मैं इस वाले पहलू पर आपसे फिर किसी और शो में पूछ लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी। लेकिन ये खबर भी महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। मीरा कुमार बनाम रामनाथ कोविंद। बिहार की बेटी बनाम बिहार के पूर्व राज्यपाल। इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में बिहार फंस गया है। ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच हो रहा है। वैसे जिस दलित कार्ड को एनडीए ने पेश किया, विपक्ष ने भी उसी दलित कार्ड के तहत मीरा कुमार को सामने कर दिया है। कुछ दिन में लोग भूल ना जाएं कि यह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, बल्कि भारत में दलित कार्ड का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में 17 विपक्षी पार्टियों की बैठक में मीरा कुमार को विपक्ष की ओर से उम्मीदवार चुना गया है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि विपक्ष ने मीरा कुमार को एक राय से चुना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मीरा कुमार का समर्थन कर दिया है। मायावती ने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी के ऐलान के दिन ही कह दिया था कि विपक्ष अगर बेहतर दलित उम्मीदवार नहीं उतारेगा तो उनकी पार्टी का रुख रामनाथ कोविंद के प्रति सकारात्मक रहेगा। मायावती ने कहा कि मीरा कुमार रामनाथ कोविंद से ज्यादा काबिल और लोकप्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक में शामिल एनसीपी नेता शरद पवार ने कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे या जाने माने अर्थशास्त्री भालचंद्र मुंगेकर को उम्मीदवार बनाने की अपील की। ये दोनों भी दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के नेताओं ने मीरा कुमार का ही समर्थन किया। हालांकि एनडीए के पास अपने उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत के लिए 60% से ज्यादा वोट हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें बिना चुनौती दिए जीतने नहीं देना चाहता। विपक्ष का कहना है कि यह दरअसल विचारधाराओं की लड़ाई है। क्या मीरा कुमार बिहार की बेटी के नाम पर नीतीश को मना लेंगी? क्या उनसे समर्थन मांगने जाएंगी? इस बैठक के बाद आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने गठबंधन सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का अपना फैसला बदले। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता पवन वर्मा ने कह दिया है कि उम्मीदवार को लेकर उनकी पार्टी ने अपना मन बना लिया है, अब बदलने का सवाल ही नहीं उठता। हम रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का ही समर्थन करते रहेंगे। विपक्ष सिर्फ एक सांकेतिक लड़ाई लड़ रहा है, वो जीत नहीं सकता। मीरा कुमार का संक्षिप्त परिचय यह है कि वो उप प्रधानमंत्री दलित नेता जगजीवन राम की बेटी हैं। विपक्ष अब जगजीवन राम के साथ क्या हुआ वो भी अब उभारेगा। भारतीय विदेश सेवा में रही मीरा कुमार 1985 में पहली बार यूपी के बिजनौर से जब सांसद बनी तो उस चुनाव में उन्होंने रामविलास पासवान और मायावती को हराया था। वो 5 बार लोकसभा की सांसद रही हैं। मनमोहन सिंह की पहली सरकार में महिला व बाल कल्याण मंत्री बनी। मनमोहन सरकार के दूसरे दौर में 2009 से 14 तक लोकसभा की स्पीकर रही। इस पद को संभालने वाली वो देश की पहली महिला थी। कांग्रेस के बाहर दूसरी पार्टियों में उनकी भी रामनाथ कोविंद की तरह अच्छी खासी पैठ है, और खास बात यह है कि राजनीति में उनके दुश्मन कम ही होंगे, जैसे कोविंद साहब के नजर आ रहे हैं। एक नजर देख लीजिए उनकी उम्मीदवारी पर क्या कह रहे हैं अलग अलग दलों के नेता। श्रीमती मीरा कुमार has been selected unanimously by one and all for the forthcoming राष्ट्रपति इलेक्शन। कि यूपीए व अन्य विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार बीजेपी व एनडीए के उम्मीदवार से ज्यादा लोकप्रिय व काबिल भी है। इस कारण अब हमारी पार्टी
श्रीमती मीरा कुमार को ही राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन घोषित करती है। So she is the unanimous choice of all these 17 parties, and we have appealed to all the other opposition parties to offer support this candidate. बार बार अपील करेंगे नीतीश कुमार को कि आपका पार्टी का निर्णय गलत है। हम खतरा नहीं पैदा करने वाले हैं। हम सरकार पर हम नहीं, सरकार पर हम खतरा नहीं। हम बीजेपी के, और हमारा ये फैसला हो गया कि मीरा कुमार को हम लोग वोट देंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि विपक्ष एक मत हो गया है उसकी एकता को लेकर के, और यह एकता दर्शाती है कि वो सारी शक्तियां जो मूल्यों में, आदर्शों में अटूट विश्वास करती हैं, वो एक हो गई है। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव इन मूल्यों के आधार पर लड़ूंगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये भी एक फैशन हो गया है, लोन लिया तो लोन बेभर करो। ये उस बयान का हिस्सा है जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मुंबई में दिया। किसानों की कर्ज माफी फैशन हो गई है। मुंबई में यह बयान दिया है कि कहीं इससे प्रभावित होकर मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्ज माफी का अपना फैसला वापस न ले लें। किसानों की कर्ज माफी को फैशन कहने से पहले लगता है कि उन्हें यूपी चुनाव का ध्यान नहीं रहा, जब खुद प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हमारी सरकार बनी तो उसकी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों की कर्ज माफी होगी, छोटे किसानों की, और यह बाकायदा बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा भी था। भाजपा की सरकार बनते ही इन छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो इस फैशन की शुरुआत किसने की? वेंकैया नायडू को यह सुझाव चुनाव से पहले देना चाहिए था। यूपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को वे अब भी कह सकते हैं कि फैशन बंद कीजिए। यूपी में सरकार बनते ही योगी सरकार ने कर्ज माफी का सबसे बड़ा और पहला फैसला लिया था। महाराष्ट्र इंकार करता रहा, लेकिन किसान आंदोलनों ने मुख्यमंत्री फडणवीस को मजबूर कर दिया कि कर्ज माफी करें। पंजाब को ऐलान करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव में जनता से वादा किया था। फिर कर्नाटक से खबर आई कि वहां भी फसली ऋण माफ करने का ऐलान हुआ। मध्य प्रदेश ने भी कर्ज माफी की एक योजना बनाकर 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। 9 साल पहले 2008 में यूपीए सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन दोनों में अंतर है। 2008 में केंद्र सरकार ने कर्ज माफी की थी, लेकिन इस बार राज्य सरकारें कर रही हैं। वित्त मंत्री जेटली ने कई बार कहा है कि कर्ज माफी सेंटर नहीं करेगी। सेंटर में एक हिसाब देखते हैं कि यूपीए के समय कितना ऐलान हुआ था और इस वक्त कितने करोड़ का ऐलान हुआ है। चारों तरफ जो मीडिया रिपोर्ट से मिलता है, तो यूपी में 36,359 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र ने 30,000 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया है। कर्नाटक ने 8,165 करोड़ की फसली ऋण माफ करने का ऐलान किया है। पंजाब में 9,500 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान हुआ। अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया वो भी 4 साल में करेंगे। तेलंगाना ने 17,000 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश ने 22,000 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया है। तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल 5,780 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया था। 7 राज्यों का कुल योग बनता है करीब 1,40,304 करोड़ रुपया। 2008 में यूपीए ने 60,000 कर्ज माफी का ऐलान किया था। 2016 और 17 की कर्ज माफी का कुल योग है 1,40,000 करोड़। कहीं भी पूर्ण माफी नहीं हुई है। कहीं ऐलान हुआ है, कहीं होने के बाद आधा काम हुआ है, कहीं प्रक्रिया चल रही है और कहीं प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उससे कुछ लाभ भी नहीं लगता। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार तेलंगाना ने 17,000 करोड़ की कर्ज माफी का वादा पूरा कर दिया है। आंध्र प्रदेश ने 22,000 करोड़ की माफी का वादा किया था, मगर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के अनुसार आधा ही पैसा बैंकों को दिया है। अलग अलग क्या क्या छपता है देखिए, टीवी में ये सब नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि किसानों पर कर्ज कितना है?
सितंबर 2016 में राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री ने बताया था कि भारत के किसानों पर 30 सितंबर 2016 तक 12,60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इनमें से 9,57,000 करोड़ का कर्जा व्यावसायिक बैंकों ने किसानों को दिया है। 12,60,000 करोड़ में से 7,75,000 करोड़ कर्जा फसलों के लिए लिया गया, जिसे फसली ऋण कहते हैं। तब पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा था कि सरकार कर्जा माफ नहीं करेगी, रिजर्व बैंक को भी इससे आपत्ति है। 12,60,000 करोड़ का कर्जा है, आप जान चुके हैं। और 7 राज्यों में माफी का ऐलान जो हुआ है, जिसे हम फैशन कर रहे हैं, 1,40,000 करोड़, या कितना हुआ? 12%। क्या 12% कर्ज माफी का ऐलान फैशन है? अब सुनते हैं वेंकैया नायडू ने कहा क्या मुंबई में, वो ठीक से सुनते हैं। पैसा का जरूरत है तो उसको लोन लेंगे, बैंक भी लोन लेंगे। अभी एक फैशन हो गया आजकल, लोन लिया तो लोन वेवर करो। ये लोन किसका, पैसा किसका है? स्टेट बैंक में जो जमा है अरुंधति जी का मैडम का पैसा है क्या? आप लोगों का पैसा है। यहां माफ करे तो वहां पे करना पड़ेगा, तो माफ करना पड़ेगा एक्सट्रीम सिचुएशन में, मगर वो कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिस्टम एंड यू हैव टू मेक पीपल, फार्मर्स, दे शुड गेट रेम्यूनरेटिव प्राइस, दे शुड बी टेकन केयर इन डिस्ट्रेस। वेंकैया नायडू के बयान में 3-4 बिंदु हैं। पहला कि कर्ज माफी फैशन होता जा रहा है। दूसरा कि कर्ज माफी अंतिम समाधान नहीं है, यह कोई कहता भी नहीं है कि कर्ज माफी अंतिम समाधान है। तीसरा बिंदु यह है कि किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, इसके लिए क्या क्या कदम उठाया जाए, तो इसकी समीक्षा उन्हें ही करनी चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है और सरकार ने कदम तो उठाए ही होंगे। चौथा बिंदु यह है कि कर्ज माफी एक्सट्रीम सिचुएशन में होनी चाहिए। ये एक्सट्रीम सिचुएशन यानी चरम स्थिति यानी अंतिम अवस्था क्या है? 22 जून को मध्य प्रदेश के 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज के दिन सागर के बसारी गांव के किसान गुलई कुर्मी पर 8 लाख रुपए का कर्जा था। 11 एकड़ जमीन के इस किसान के पास कर्ज के कारण खुदकुशी करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कर्ज चुकाते चुकाते गुलई कुर्मी की 5 एकड़ जमीन बिक गई। जो 7 एकड़ जमीन बची थी उस पर भी महाजन की नजर पड़ गई। जाहिर है किसान कर्ज से दबा हुआ था और अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा था। उस पर सेंट्रल बैंक से ट्रैक्टर लेने का लोन था, जिसकी किश्त नहीं दे पा रहा था। गुलई की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उस पत्र को सुनकर आप समझ सकते हैं कि पिछले साल लुधियाना के साहिबान गांव के जसविंदर सिंह ने अपने 5 साल के बेटे को सीने से लगाया और नहर में कूदकर जान दे दी। क्या यह आसान रहा होगा, अपने बेटे को लगाकर सीने से नहर में कूदना? जसविंदर पर 10 लाख का बैंक लोन था, 1.5 एकड़ की जमीन थी। क्या ये एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है? क्या अगर इसे हम एक्सट्रीम सिचुएशन मानते हैं तो ऐसे किसानों के 10 लाख लोन सरकार माफ करने जा रही है? कहीं भी 1 लाख या 2 लाख से ज्यादा का लोन माफ नहीं है। उसमें भी शर्त है कि 4 एकड़ या 2 एकड़ से ज्यादा वालों का माफ नहीं होगा। तो फिर ये फैशन कैसे हो गया? कई साल पहले, अभी आप जो देख रहे हैं, मैंने रवीश की रिपोर्ट में भिवानी से एक स्टोरी की थी कि वहां कई अस्पताल मिले जिनके बाहर लिखा था कि जहर खाए मरीजों का अस्पताल। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा था। आज भी मैंने भिवानी से अपने सहयोगियों से चेक किया तो उन अस्पतालों की तस्वीर मंगाई। ये अस्पताल मौजूद हैं। एक अस्पताल के बाहर तो स्प्रे भी लिखा है, जहर भी लिखा है, सल्फास भी लिखा है। इस तरह के अस्पताल आपको दिल्ली मुंबई में नहीं दिखेंगे। सल्फास खाने के निश्चित रूप से अलग अलग कारण हैं, लेकिन डॉक्टर ऑफ रिकॉर्ड में कहते हैं कि आर्थिक संकट भी है खेती का जो है उसकी वजह से। तो भारत का किसान जान भी देता है और लाज भी बचा लेता है। 2015 के राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में खेती के सेक्टर में अब तरह तरह से कॉलम बदल रहे हैं। 162 लोगों ने आत्महत्या की और 28 किसानों ने आत्महत्या की। ठीक है कि भारत की राजनीति को भरोसा है कि वो किसानों को धर्म और जाति में बांट देगी और चुनाव के वक्त किसान खुशी खुशी बट भी जाते हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि आत्महत्याएं हो रही हैं। तेलंगाना में हर दिन 6 किसान आत्महत्या करते हैं। इसी साल 3 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि खेती के सेक्टर में हर साल 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। एक साल में 12,000 किसानों को का आत्महत्या करना क्या एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है? अब आते हैं राजस्थान की एक खबर पर। गरीब के साथ सरकार ही अच्छा मजाक कर सकती है। दीवार पर लिखा हुआ है कि मैं गरीब परिवार से हूं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत राशन लेता हूं। लाभार्थी का नाम है राजबाई पुत्र प्रभुदयाल, BPL नंबर 6419411। सरकार कहती है कि कई लोग ऐसे इस योजना में शामिल हो गए थे जो BPL के हकदार नहीं थे, इसलिए लिखा गया है। दौसा जिले के इस गांव में अगर आप आए और कुछ घरों पर इस तरह से लिखा देखें तो आपके मन को ठेस पहुंचेगी कि नहीं? ठीक, आप दिल्ली मुंबई में रहने वाले हैं, बात सही है, लेकिन कुछ दशक पहले आपके घर के लोग भी राशन का सामान लेते थे। सोचिए उस वक्त सरकार आपके घर के बाहर लिखवा देती कि आप अमीर हैं लेकिन आप राशन कार्ड लेते हैं। सरकार अपने रिकॉर्ड में हिसाब रखे जरूर। गरीब के बाहर के घर
के घर के बाहर क्यों लिखा गया है कि मैं गरीब परिवार से हूं और राशन लेता हूं। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने बताया कि दौसा जिले में 52,164 परिवार बीपीएल से हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। सरकार ने 1.5 लाख से अधिक घरों के बाहर वहां के प्रशासन ने दीवारों पर मैं गरीब परिवार से हूं ऐसा लिखवा दिया है। 15 किलो गेहूं का चक्कर में दीवार खराब कर दी तो सरकार ने लिखा दिया, तुम फिर शर्मता नहीं की। निश्चित रूप से अर्जुन मालवीय हमारे मंडल के महामंत्री, हमारे अच्छे और समझदार कार्यकर्ता हैं, अनुशासन वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो मामला आरोप के आ रहा है उसमें आरोप में इसलिए हम थोड़ा सा तथ्यों में जाना चाहेंगे, कानून के जानकारी में जाना चाहेंगे, क्योंकि जो मृतक है उसका भाई कांग्रेस परिवार से है और कांग्रेस लगातार इस मध्य प्रदेश में साजिश कर रही भाजपा के खिलाफ कुछ न कुछ तथ्य लगा के। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी अभी हमको जानकारी और निकालना पड़ेगी और कानून अपना काम करेगा और जो भी होगा सामने आएगा। उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि आपने उनकी जमीन रख ली, इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, ना मैंने उसकी कोई जमीन खरीदी है, ना कोई ऐसा कुछ। ठीक है अर्जुन जी। वो ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के हैं, रसूख वाले हैं, इसलिए भी आपका वहाँ पर वर्चस्व है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, जनरल किसान हूँ। अच्छा, मेरे गांव का किसान है, वो पड़ोसी है, मेरा पारिवारिक संबंध है उससे मेरे। अच्छा, मेरा ऐसा कोई लेन देन कुछ नहीं है उससे। अगर ऐसा है कि उन्होंने कर्ज दिया और उनकी जमीन कब्जा की तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस आरोप की जांच करना। मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो आसानी से पता कर सकते हैं कि शत्रुघ्न मीणा की जमीन किसी ने अपने नाम की है या नहीं। तहसीलदार के कार्यालय से क्यों कहा गया कि ये जमीन उसके नाम नहीं है। ये तहसील कार्यालय में कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी भी जांच कर सकते हैं। प्रवक्ता का यह बयान अजीब है कि अर्जुन मालवीय बीजेपी नेता हैं लेकिन उनके भाई कांग्रेसी हैं, तो तथ्यों की जांच करनी चाहिए क्योंकि वो अपने बीजेपी वाले भाई से कोई साजिश ना करा रहे हो। तो अब देखिए अजीब अजीब तर्क हैं। पंजाब के तरन तारण से ये जांच हो जानी चाहिए ताकि ये आरोप हट जाए। पंजाब के तरन तारण में भी 2 किसानों ने 22 जून को खुदकुशी की है। तरन तारण के कोटा सिवाय के किसान जोगिंदर सिंह और खडूर साहिब के परते गांव आलोवाल के किसान दलबीर सिंह ने खुदकुशी की है। जोगिंदर सिंह पे 7 लाख का कर्ज था, इसमें 5 लाख कर्ज बैंक का था, 2 लाख आरती से लिए और 2.5 एकड़ जमीन थी उनकी। दलबीर सिंह ने भी रात को सोते वक्त जहर पी लिया। दलबीर सिंह ने 4 आरती से लिए थे पैसे, 2 लाख जलंधर के दूसरे आरतियों से, 1 लाख बैंक का कर्जा था, तो 4 एकड़ जमीन थी। 60 साल की उम्र में कोई किसान आत्महत्या कर रहा है तो इसका मतलब है कि किसान एक्सट्रीम सिचुएशन में है। कर्ज का डिटेल इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि किसान कहां कहां से कर्ज ले रहा है, कितने ब्याज पर, माफी कितने की हो रही है, 1 लाख या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। वो भी ऐलान ही हुआ है। 22 जून को 4 किसानों ने आत्महत्या की है। शिवसेना ने वेंकैया नायडू के बयान की आलोचना की है। निखिल पांडे हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के रैलो गांव के एक किसान से बात की। 35 साल से खेती कर रहे हैं, अब कहने लगे हैं कि हर साल कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, लागत बढ़ रही है और जो लागत है उसके हिसाब से दाम नहीं मिल रहा। परिवार में 5 लोग हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, सबकी शादी होनी है लेकिन शादी करने के पैसे नहीं। अब खेती छोड़ने का विचार कर रहा हूं, कहते हैं खेती करूंगा तो खेत ही किसान को खा जाएगी और किसान क्या खेती से खाएगा। 6 बीघा के जोतदार हैं पर 4 लाख का कर्जा है। किसानों की जान कौन लोग ले रहा है। 3 बच्चों के पिता गुलई लिखते हैं कि शंकर बहुदेनिया महाराज ने धोखाधड़ी से बेनामी करा लियो, जमीन गिरवी रखी थी, ब्याज द्वारा रखी, हम इनका ब्याज देते रहे, हमेशा देते रहे, इनकी नीयत खराब होने लगी, हमको जे धमकी देने लगे, हम जमीन पर कब्जा कर लेंगे। 1 लाख रुपए लिए जिसमें से लिखा पढ़ी के पैसे काटे, 1 लाख में से काटे बाकी 2,50,000 रुपया पहुंचे, उनको दिया मतलब 1 लाख। इनका हमारा हिसाब हो चुका था, फिर भी जे हमसे और पैसा मांग रहे हैं, जान मारने की धमकी देने को तैयार हैं। शंकर पिता परशुराम शंकर ने अपनी पत्नी के नाम से लिखा पढ़ी करी थी। शंकर महाराज पत्नी का नाम कमलाबाई है। धन्नालाल जान से मारने की धमकी देने को तैयार हैं, हमें किसी भी प्रकार से फंसा देंगे। सूदखोर, ये किसान लिखकर ने आत्महत्या की है उन्होंने। सूदखोर 20 से 24% तक का ब्याज वसूल लेते हैं। किसानों को जरूरत का सारा पैसा बैंकों से नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में 15 दिन में 20 किसानों ने खुदकुशी की है। 13 जून को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में सिर्फ 4 किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि पुलिस की गोली से किसान नहीं मरे, फिर 3 दिन बाद माना कि पुलिस की गोली से मरे हैं। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने जो हलफनामा दिया है उसमें बताया गया कि 2015 में मध्य प्रदेश में 581 किसानों ने आत्महत्या की। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इन किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं की है, बल्कि यही लिखा है कि खेती में संकट के कारण तनाव है
और सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमने मंगलवार के प्राइम टाइम में मध्य प्रदेश से अपने सहयोगी अनुराग द्वारी से पूछा था कि इन महाजनों के पीछे जरूर कोई राजनीतिक ताकत होती होगी। इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए कि किसान किन महाजनों से 20 से 24% का ब्याज ले रहे हैं और वो क्या करते हैं किसानों के साथ, उनकी शर्तें क्या हैं और कौन लोग हैं। किसान बैंक से परेशान है या इन महाजनों के चंगुल से? बुधनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीहोर जिले की एक तहसील का नाम है। यहाँ 22 जून यानी आज सुबह ही 55 साल के शत्रुघ्न मीणा ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग होशंगाबाद के निजी अस्पताल भी ले गए मगर शत्रुघ्न ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों के अनुसार शत्रुघ्न पर 10 लाख का कर्ज था। अपने खेत में बिजली का स्थायी कनेक्शन लेने के लिए वे तहसील पहुंचे। आज ही 22 जून को पता चला कि जिस 7 एकड़ जमीन को वो अपना मान रहे हैं उनके नाम ही नहीं है। बस वहां से लौटे, उनका हौसला टूट गया, सल्फास खा ली और आत्महत्या कर ली। बेटे का आरोप है कि बीजेपी के स्थानीय नेता अर्जुन मालवीय उनकी जमीन हड़प चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने माना कि अर्जुन मालवीय पार्टी के नेता हैं मगर आरोप की जांच होनी चाहिए। वैसे हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने अर्जुन मालवीय से उनका पक्ष लिया, फोन से ही लिया मगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया जो हम आपको दिखाएंगे दोनों की बाइट।